हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्रुव सामने नाटक का कथानक, उसका पात्र और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसके पात्र। तो इसमें हमारे स्त्री पात्र हैं ध्रुव सामनी, मंदाकिनी, कोमा। ये तीनों हमारे स्त्री पात्र हैं। अब पुरुष पात्र देखते हैं। तो पुरुष पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, खिंगिल, मिहिरदेव और पुरोहित। ये सातों हमारे पुरुष पात्र हैं। अब देखते हैं ध्रुव स्वामी का कथानक। तो देखिए, इसकी कथावस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त के काल से संबंधित है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की पड़ताल की गई है। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति का था और सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था। इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी अर्थात मंगेतर ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है और स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। चंद्रगुप्त स्वेच्छा से रामगुप्त को सम्राट स्वीकार कर लेता है, परंतु उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है जब रामगुप्त की अपनी कायरता की सभी हदों को पार करते हुए ध्रुव स्वामी को सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामी के वेश में सकराज के शिविर में जाता है और उसका वध कर देता है। ध्रुव स्वामी नाटक 3 अंकों में विभाजित है। ठीक है। प्रथम अंक रामगुप्त के शिविर में आरंभ होता है, दूसरा अंक सकराज के शिविर में प्रारंभ होता है तथा तीसरे अंक का पर्दा शक दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में उठता है और वहीं ध्रुव स्वामी नाटक का अंत होता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक को 3 अंकों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले इसका प्रथम अंक देखते हैं। रामगुप्त का शिविर ध्रुव स्वामी का प्रवेश होता है। उसके पीछे पीछे एक पुरुष और एक लंबी स्त्री नंगी तलवार लिए चुपचाप आती है। वह स्त्री ध्रुव स्वामी को चंद्रगुप्त के हृदय में ध्रुव स्वामी के प्रति प्रेम के विषय में तथा चंद्रगुप्त की दीनहीन दशा के बारे में बताती है। तभी वहां रामगुप्त का प्रवेश होता है। वह ध्रुव स्वामी को पाने के लिए ललायित है। उसे केवल एक ही चिंता बार बार सताती रहती है कि आज भी ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। आगे देखते हैं। तभी अमात्य शिखर स्वामी सकराज के दूत का चंद्रगुप्त को सुनाता है। दूत का संदेश चंद्रगुप्त को सुनाता है। कायर रामगुप्त तुरंत सकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जब चंद्रगुप्त को इस विषय में पता चलता है तो वह ध्रुव स्वामी के स्थान पर स्वयं सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी को भी साथ ले जाने के लिए कहते हैं। अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी दोनों सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेते हैं। आगे देखते हैं। द्वितीय अंक। देखिए, द्वितीय अंक सकराज के शिविर से प्रारंभ होता है। शिविर में सकराज की प्रेमिका कोमा दिखाई देती है। तभी सकराज हाथ में नंगी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से वहां प्रवेश करता है। वह बड़े व्यग्र भाव से अपने दूत खिंगिल के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। कोमा को देखकर वह उससे बातें करने लगता है। इसी बीच खिंगिल प्रवेश करता है और सकराज को यह समाचार देता है कि रामगुप्त ने उसके दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। आगे देखते हैं। तभी ध्रुव स्वामी के वेश में चंद्रगुप्त आपस में वार्तालाप करते हुए प्रवेश करते हैं। दोनों स्वयं को ध्रुव स्वामी बताते हैं। सकराज दोनों के रूप सौंदर्य को देख के मुग्ध हो जाता है। तभी चंद्रगुप्त दंड युद्ध के लिए सकराज को ललकारता है और सकराज का वध कर देता है। यहाँ पे हमारा द्वितीय अंक समाप्त होता है। आगे देखते हैं तृतीय अंक। तो देखिए, तृतीय अंक का आरंभ शक दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में होता है। ध्रुव स्वामी मंच पर विराजमान है। तभी एक सैनिक आता है। वह उससे चंद्रगुप्त के घावों के विषय में पूछती है। मिहिरदेव और कोमा रानी ध्रुव स्वामी से सकराज के शव ले जाने की याचना करते हैं। महादेवी इसके लिए आज्ञा प्रदान कर देती है। सकराज का शव ले जाते हुए आचार्य मिहिरदेव और उसकी पुत्री रामगुप्त के सैनिकों ने मार डाला। रामगुप्त के संकेत से चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है। ध्रुव स्वामी इस बात का विरोध करती है। वह स्वयं को रामगुप्त की पत्नी मानने से इनकार कर देती है। क्रोध में
क्रोध में भरकर रामगुप्त ध्रुव स्वामी को बंदी बनाने की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त इसे सहन नहीं कर पाता और वह अपनी बेड़ियां तोड़ देता है। क्षुब्ध होकर रामगुप्त चंद्रगुप्त पर धोखे से वार करना चाहता है, किंतु एक सामंत उसे देख लेता है और रामगुप्त का वध कर देता है। राजा धीराज चंद्रगुप्त व महादेवी ध्रुव स्वामी की जय के उद्घोष बोलने लगते हैं। इस प्रकार नाटक की समाप्त होती है। आगे देखते हैं ध्रुव स्वामी नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक का प्रमुख उद्देश्य स्त्री की स्वाधीनता और समता की, उसके सम्मान और अधिकारों की रक्षा की जरूरत को उजागर करना है। इसके लिए प्रसाद ने अपने समय और समाज में व्याप्त कुछ ज्वलंत प्रश्नों को नाटक का प्रमुख विषय बनाया है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद ने इतिहास को अपनी नाट्याभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है, युग समस्याओं के हल दिए हैं, वर्तमान के धुंधल के में एक ज्योत दी है, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है। आगे देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक माना जाता है। इस नाटक का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सर्वधारण को कोई न कोई संदेश देना है। नाटक के उद्देश्य मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न मानसिक अवस्था छात्रों को कराना है। छात्रों को प्रभावशाली एवं शुद्ध वार्तालाप की शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए, आज हमने पढ़ा ध्रुव स्वामी नाटक का कथानक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।